अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे चैप्टर एवोल्यूशन की। इसमें सबसे पहले हम आ जाते हैं द एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन। इसमें आपको डेट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको जो सारी थ्योरीज़ हैं अलॉन्ग विद द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वो आनी चाहिए। ठीक है, सारी थ्योरीज़ को आप गौर से पढ़ें और आपको ये पता होना चाहिए कि किस किस साइंटिस्ट ने वो दी है। इसके बाद आ जाते हैं आपके एंडोसिम्बियोसिस और मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग के पाथवेज। ये पाथवेज आपको क्लियर होने चाहिए, इवन तो इनसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ नहीं बनते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इससे आ सकता है। इसके बाद आ जाता है लेमार्किज्म। लेमार्क ने जो है एक थ्योरी पेश की थी जिसके अकॉर्डिंग एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो है इनहेरिट होते हैं। इसकी थ्योरी को रॉन्ग करार दिया गया था, जबकि जो एवोल्यूशन है वो लेमार्क की थ्योरी की मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक है, ये इसके भी पॉइंट्स आप लोग देख लो। इसके बाद आ जाता है डार्विनिज्म। डार्विनिज्म में आप लोग ये बेशक ना याद करो कि यहाँ से यहाँ गया, वहाँ से वहाँ गया, ये चीज़ जो है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आ जाती है हमारी डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, अब इसमें ये बर्ड्स आ जाते हैं। कुछ किसी ने पूछा हुआ था कि इसके टेबल को मेमोराइज़ करना है या नहीं करना। वैसे तो ईटा की हिस्ट्री में कभी भी इससे कोई एमसीक्यू नहीं आया है, लेकिन हम हर हाल में प्रिपेयर तो रहना होता है, तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 बर्ड्स हैं जिनके नाम में जियोप्सिया आ रहा है, जिनका जेनरिक नेम जियोप्सिया है। ठीक है, इनमें से 4 बर्ड्स जो हैं, 4 जियोप्सियाज, उनकी क्रशिंग बिल है, और जो जियोप्सिया स्कैंडेंस हैं सिर्फ उसकी प्रोबिंग बिल है। ठीक है, तो 5 जियोप्सियाज हो गए जिसमें जियोप्सिया स्कैंडेंस है उसकी प्रोबिंग बिल है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे कैक्टोप्सिया। कैक्टोप्सिया 3 है और तीनों की ग्रॉस्पिंग बिल है। उसके बाद आ जाते हैं प्लेटिस्पिया जिनकी स्लाइसिंग बिल है, एंड सर्थीडिया जिनकी फोर्सेप्स लाइक बिल है। ठीक है, इसके अलावा डार्विन और वॉलिस की थ्योरी के पॉइंट्स आने चाहिए। और इसके बाद आ जाता है हमारी नेचुरल सिलेक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आ जाता है। हमें ये पता होना चाहिए कि जो नेचुरल सिलेक्शन है ये नेम जो है डार्विन ने दिया था, जबकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है ये दिया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। इसके बाद आ जाता है हमारा न्यू डार्विनिज्म। न्यू डार्विनिज्म जो है वो एवोल्यूशन में जेनेटिक्स के रोल को बयान करता है। ठीक है, अब इसके बाद ये सारे पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन पे आ जाते हैं। इवन दो एवोल्यूशन एक छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इसमें से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं। ठीक है, फॉसिल एविडेंस पे आते हैं। ये जो टेबल है, ये पूरा का पूरा टेबल और ये हॉर्सेस वगैरह आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सबसे एक बात आपको एक्विस का पता होना चाहिए जो कि एक ग्रेजिंग हॉर्स है। ठीक है, जबकि जो प्रिमिटिव हॉर्सेस थे वो ब्राउजिंग हॉर्सेस थे। ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। ये जो नीचे वाले पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये भी आपको आने चाहिए। और इसमें दरमियान वाली सारा कुछ आप बेशक ना करो। जो सबसे प्रिमिटिव है वो आपको एक पता होना चाहिए, और जो सबसे लेटेस्ट है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स की एग्जांपल्स वगैरह आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आ जाते हैं एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि रिकैप्सुलेशन थ्योरी वॉन बेयर ने दी थी, जबकि बायोजेनिक लॉ जो है वो हैकल ने दी थी। ठीक है, अब इन दोनों ने जो दी थी स्टेटमेंट, आपको वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, क्या स्टेटमेंट दी थी इनने? ऑन्टोजेनी रिकैप्सुलेट्स फाइलोजेनी। इसके बाद आ जाती है डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। इनमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए एक ही बात है, डाइवर्ज का हमें पता है कि फैल जाना ना, तो ये हो गई ऐसे एक पॉइंट से जो है बहुत सारी लाइंस फैल रही हैं ना, तो ये हो गई हमारी डाइवर्जेंट थ्योरीज। का मतलब ये कि एक एंसेस्टर है और उससे जो उसके क्या कहते हैं डिसेंडेंट्स बन रहे हैं, वो डिसेंडेंट्स जो हैं डिफरेंट हैं। यानी कि एंसेस्टर जो है इन सब डिफरेंट लाइंस का वो एक ही था, लेकिन जो इसके डिसेंडेंट्स हैं वो सारे एक दूसरे से डिफरेंट होते जा रहे हैं। ठीक है, जबकि कन्वर्स का क्या मतलब है? कन्वर्स का मतलब होता है कि सारे एक जगह आके मिल जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये कि डिफरेंट स्पीशीज़ के जो ऑर्गेनिजम्स थे वो जाके एक ही जगह पे मिल गए, यानी कि उनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी आ गई। ठीक है, हार्डी-वीनबर्ग थ्योरम में आपको इसके पॉइंट्स वगैरह पता होने चाहिए। उसके अलावा ये सब आपको डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्ट आप फार्मूला लिख लो, ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला। इससे आप लोग जो है क्वेश्चंस अपने सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और सबसे आखिर में ये वाला फार्मूला आ जाता है, यानी कि इसको ओपन करके लिखोगे तो ये फाइनल फार्मूला आपके पास बनेगा। तो इसको डिराइव वगैरह आप बेशक मत करो, बस ये फार्मूला आप कर लो कि जब आपके पास आए क्वेश्चन तो आप इन्हीं वैल्यूज़ में डाल के आप अपना आंसर ले आओ। एट द वेरी एंड हमारे पास आ जाती है स्पीसिएशन, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, इसमें आपको इसकी डिफरेंट टाइप से फेमिलियर होना चाहिए और उनकी एग्जाम्पल से भी फेमिलियर होना चाहिए, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको दिया जाता है और पूछा जाता है ये किस टाइप की स्पीसिएशन है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना है इन वाले टाइप के एमसीक्यूज़ के लिए। ठीक है, एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। फैक्ट्स अबाउट क्रिएशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज़ नहीं आते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपको एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ कराए जाएं, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो वो भी बता दो। अगर ज़रूरत है देन लेट अस नो, वील मेक अ वीडियो ऑन इट एज वेल।